Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do assessment worksheet number 7. It is of subject English class 10 and dated 11th October 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, जो वर्कशीट्स हैं ये आपको एक्सेस करने के लिए दी जाती हैं कि आपने लास्ट फ्यू वीक्स में क्या सीखा, और जो भी सीखा उसके बेस पे ये वर्कशीट्स हैं। और ये जो मार्क्स गिवन हैं, इन मार्क्स के ये जो मार्क्स होते हैं ये आपके यूटीज़ में या फिर आपके क्लास टेस्ट की तरह होते हैं और जो आपके फाइनल टर्म में ऐड होंगे। ठीक है, तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपने लास्ट वीक्स में समझा है उसको अच्छा समझा होगा और ये जो है वर्कशीट्स आप अपने आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक बार वर्कशीट देख लेते हैं क्या है वर्कशीट में। आपकी जो बेटा आज की वर्कशीट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो आपको दिया है डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक एक्सट्रैक्ट जो दिया है वो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है, और दोनों के बेस पर आपके 5 MCQ क्वेश्चंस गिवन हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं। Read the extract and answer the questions that follow. Darken the circle for the correct option. Mr. Keesing had a good laugh at my argument. तो यहाँ पर मिस्टर कीसिंग के बारे में बात हो रही है कि मिस्टर कीसिंग जो है एन फ्रैंक के टीचर हैं, मैथ्स टीचर हैं। ही हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और माई आर्ग्यूमेंट यहाँ पर माई कौन है, यहाँ पर एन फ्रैंक है। तो एन फ्रैंक कह रही है कि मेरी आर्ग्यूमेंट को लेकर मिस्टर कीसिंग ही हैड अ ग्रेट लाफ। तो मिस्टर कीसिंग क्यों हंसे, क्योंकि जब एन फ्रैंक को एक एस्से बोला गया था लिखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही टॉकेटिव नेचर है उसका, उसको एक टॉपिक लिखने के लिए कहा गया था, जिसमें उसने चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए कहा गया था, और जिसमें उसने इतने अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि मिस्टर कीसिंग को भी हंसी आ गई एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, तो यहाँ पर माई आर्ग्यूमेंट्स जो एन फ्रैंक है वो कह रही है कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। और क्या आर्ग्यूमेंट दिया था उसने, यही कहा था कि ये जो एक ट्रेट है, ये जो एक क्वालिटी है, ये इनहेरिटेड क्वालिटी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये जो क्वालिटी है मैंने अपनी मदर से ली है, और मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो ये आर्ग्यूमेंट सुनकर मिस्टर कीसिंग को कहीं ना कहीं हंसी आ गई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइन मी द सेकेंड एस्से। और मुझे लगा कि शायद मेरे जो लॉजिक्स हैं या मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उसकी वजह से मिस्टर कीसिंग बहुत ही हैप्पी हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन वो गलत थी। नेक्स्ट लेसन जैसे ही हुआ, और जो जेन थी वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर था उसका, जैसे आप जानते ही हैं। तो टॉकेटिव नेचर की वजह से मिस्टर कीसिंग जो है बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते ये सब चीज़ें, तो उन्होंने उसको सेकेंड एस्से भी लिखने के लिए दे दिया। और सेकेंड एस्से जब दिया तो बहुत ही थोड़ी सी अपसेट हो गई कि मुझे सेकेंड एस्से लिखना पड़ेगा। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। और जो दूसरा टॉपिक दिया गया वो अगेन चैटर बॉक्स से रिलेटेड, बट इनकॉरेजिबल का मतलब होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो आने को ये समझाने के लिए, ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि टॉकेटिव नेचर अच्छी बात नहीं है, या फिर ये जिस तरह से टॉकेटिव है नेचर, बिहेवियर है, जिस तरह से क्लास को डिस्टर्ब करती हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल टॉलरेटेड। ठीक है, तो उसको दोबारा से लेटर दिया गया, एस्से दिया गया लिखने के लिए, इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। I handed it in and Mr. Keesin had nothing to complain about for 2 whole lessons. और कह रहे कि सेकेंड जो मेरे को इससे दिया गया था लिखने के लिए, मैंने वो भी लिखा और हैंड इन कर दिया, उनको दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कोई कंप्लेन नहीं की। एंड 2 क्लासेस जो हैं वो ईजिली, मेरे होल लेसन्स जो थे ईजिली निकल गए, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। However, during the third lesson, अब थर्ड लेसन जब थर्ड उनकी क्लास हुई, he finally had enough, और उन्होंने कहा कि नहीं बस, अब उन्होंने मुझे दोबारा से एक और एस्से लिखने के लिए दिया। Anne Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Miss Chatterbox.
तो अब जो मिस्टर कीसिंग है, एक इंसान एक टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है, तो वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने कहा कि एज अ पनिशमेंट अब तुम्हें यही ऐसे तुम्हें तीसरी बार दोबारा से लिखना होगा। फर्स्ट उन्होंने चैटर बॉक्स दिया, सेकंड दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और थर्ड टाइम उन्होंने बोला कि आपके जो एस्से का जो टाइटल होगा वो क्या होगा, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, तो अब थर्ड टाइम उसको पनिशमेंट में वही ऐसे दोबारा से लिखने के लिए मिला। चलिए, ये तो था आपका छोटा सा एक्सट्रैक्ट। अब इसके बेस्ड पर जो क्वेश्चंस गिवन है वो एक बार देख लेते हैं। What convincing argument was made by Annie? तो फर्स्ट लाइन में जैसे हमने कहा कि जिसके कीसिंग थे, मिस्टर कीसिंग, वो कन्विंस्ड हो गए थे। तो किस बात से, क्या उसने आर्ग्यूमेंट दिया था जेन ने, जिसकी वजह से एन फ्रैंक ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गए थे? शी वॉज टॉकेटिव जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, कि जिस तरह से बाकी बच्चे टॉकेटिव वो भी वैसे ही टॉकेटिव हैं। शी हैड द राइट टू बी टॉकेटिव एज इट वॉज अ क्लासरूम एंड नॉट अ प्रिजन, कि वो टॉकेटिव है और उसका टॉकेटिव होना राइट बनता है और ये क्लासरूम है, कोई प्रिजन नहीं है, वो बोल सकती है। शी हैड इनहेरिटेड द ट्रेड फ्रॉम हर मदर सो शी कुडंट स्टॉप बीइंग टॉकेटिव, कि ये जो ट्रेड है, ये क्वालिटी जो उसने उसकी मदर से ली है, इसीलिए वो चुप नहीं हो सकती। She found it impossible to be quiet like others as she couldn't change herself, कि वो impossible है उसके लिए चुप रहना और वो अपने आप को बाकी बच्चों की तरह चेंज नहीं कर सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। उसने ये अपना लॉजिक दिया था कि मेरी मदर भी है, वो भी टॉकेटिव है और ये मेरी एक इनहेरिटेड क्वालिटी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। What does had a good laugh imply in the context of Mr. Keesing? हमने बात की थी फर्स्ट लाइन में कि had a good laugh, Mr. Keesing had a good laugh, तो क्यों कहा गया कि मिस्टर कीसिंग क्यों हंस पड़े? It means that he celebrated his ability to make Annie write the essay. वो अपनी एबिलिटी को सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे लिखवाया एनी से। He ridiculed Annie in front of the whole class, क्लास में एनी को बाकी बच्चों के सामने ह्यूमिलिएट करना चाहते थे या उसको रिडिक्यूल करना चाहते थे। He pulled up Annie for her arguments in the essay, या फिर वो एनी को उस आर्ग्यूमेंट के लिए डांटना चाहते थे या पनिश करना चाहते थे। एंड रियलाइज द ह्यूमर इन इट एंड वॉज अम्यूज, या फिर उन्होंने उस जो लॉजिक उसने लगाया उसमें ह्यूमर मिला, उनको थोड़ा सा कॉमेडी लगी, इस वजह से वो हंस पड़े। तो यस, उसका करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट, क्योंकि उन्होंने उसके एस्से में कुछ ह्यूमर नज़र आया उसको, मिस्टर कीसिंग को, और इसलिए वो हंस पड़े। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट pick the option with the list of words that best describe Mr. Keesing. Mr. Keesing को आप कैसे best describe करेंगे? Jovial and creative, strict and innovative, tolerant and strict, innovative and jovial. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, जिसमें वो स्ट्रिक्ट तो हैं और साथ में इनोवेटिव, बहुत नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। कभी उसको बोला चैटर बॉक्स, देन अगेन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड अगेन क्वाक क्वाक क्वाक, एंड दिस इज़ द टॉपिक। तो इतना बड़ा जो टॉपिक उन्होंने थर्ड टॉपिक दिया इससे लिखने के लिए, तो बहुत ही इनोवेटिव भी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट वो कहीं से भी टॉलरेंट नहीं है, वो टॉलरेट नहीं कर सकते, वो उनको बहुत ज़्यादा क्लास में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इसीलिए बार बार एन फ्रैंक को वो पनिशमेंट दे रहे थे। What was the first title that Mr. Keesing chose for Annie to write on? पहला ऐसे लिखने के लिए उनको क्या टॉपिक दिया गया? टॉकेटिव गर्ल, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स और चैटर बॉक्स। तो फर्स्ट जो उसको टॉपिक दिया गया था वो था डी, दैट इज अ चैटर बॉक्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। How did Annie feel when she was punished the third time by Mr. Keesing? थर्ड टाइम जब मिस्टर कीसिंग ने उसे पनिश किया तो उसको कैसा फील हो रहा था? She was happy as she had to write 3 essays on the same topic. या तो खुश थी कि टॉपिक मेरे पास एक ही टॉपिक है, मैं उस पर बार बार लिख सकती हूँ। Enjoyed making fun of Mr. Keesing in her own way. अपने तरीके से मिस्टर कीसिंग का वो मजाक बना सकती थी।
वॉज वरिड दैट शी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ फॉर हर एस्से, या तो वो बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि उसके पास अब कोई भी टॉपिक नहीं बचा था लिखने के लिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें ऑलरेडी पहले वाले दो अपने टॉपिक्स में कवर कर चुकी थी। was thrilled at another opportunity to showcase her writing abilities, या फिर उसको दोबारा से राइटिंग एबिलिटीज़ दिखाने का उसको मौका मिल रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। शी वॉज वरिड एट शी हैड रन आउट ऑफ द ओरिजिनल आइडियाज़ फॉर हर एस्से, उसके पास एस्से के लिए लिखने के लिए टॉपिक नहीं था, या फिर उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी वो सभी आइडियाज़ अपने फर्स्ट 2 एस्सेज में यूज़ कर चुकी थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकेंड एक्सट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट जो है आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। तो इस स्टोरी में आप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इस स्टोरी में आप जानते ही हैं कि ये जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करता है और वो इनविजिबल हो जाता है, और ये जो इनविजिबल होता है वो अपने लिए ही होता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ही बिकेम इनविजिबल नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसको ह्यूमैनिटी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वो है लोगों को टेरराइज करना चाहता है ऐसे इनविजिबल बनकर। ठीक है, तो अपनी जो पावर्स को वो बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ करता है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट है वो देखते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो यहाँ पर जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो दो बॉयज़ जो हैं वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, कि जब आप मिट्टी पर चलते हो तो आपके पैरों के जो मडी इम्प्रिंट्स हैं, जो पैरों की छाप है, वो आपके नीचे रेत पर या मिट्टी पर आ जाती है। तो वो बहुत हैरान है उन मडी इम्प्रिंट्स को देखकर। एंड अ पेयर ऑफ बेयर फीट, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा है। What was a barefooted man doing on the steps of the house in the middle of London? तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये कौन है जो बेयरफुटेड मैन है और हाउस के स्टेप्स के बाहर खड़ा हुआ है, और जो उसके इम्प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं, और लंदन के बीच में इस समय, क्योंकि इस समय इतनी ठंड है, ये बाहर यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी बेयरफुटेड। एंड वेयर वॉज द मैन, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी शॉकिंग की बात है कि वो पर्सन है कहाँ, क्योंकि कोई भी उनको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। एज द गेस्ट अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अब ये सब देख ही रहे थे, एकदम उन्होंने एक चीज़ नई और नोटिस की। वो क्या नोटिस की? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अब वो एक फुटप्रिंट को तो यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी देर इस फुटप्रिंट को देख रहे हैं इतनी देर उन्होंने देखा दूसरा फुटप्रिंट, फिर यहाँ से तीसरा, और फिर ऐसे करते करते वो आगे भी फुटप्रिंट्स देखते हुए जा रहे हैं। बट हैरानी की बात थी कि कोई भी पर्सन उनको विजिबल नहीं था। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. और जो घर के स्टेप्स पर थे वो धीरे 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 बाहर जाते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो फेड होते हुए जा रहे हैं। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. धीरे धीरे जो फुटप्रिंट्स हैं वो धीरे 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 फेंट होते जा रहे थे, और एक मोमेंट आया जब वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो डिसअपियर हो गए। तो वो दोनों बॉयज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए ये सब चीज़ें देखकर। चलिए अब इसी बेस्ड पर क्वेश्चंस जो गिवन है वो देख लेते हैं। Why were the boys surprised to see a barefooted man in London? उस barefooted man के जो imprints है उसको देखकर वो हैरान क्यों हो गए थे? Because it was an unusual sight to see someone in this way, या तो ये जो साइट थी वो बहुत ही अनयूजुअल थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। एवरीबडी इन लंडन मूव्ड अराउंड इन शूज़, या फिर लंदन में सभी शूज़ में घूमते हैं, ये बेयरफुटेड क्यों है, या इस वजह से वो हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे, या फिर इट वॉज प्रेटी कोल्ड टू मूव अराउंड बेयरफीट, या फिर इस वजह से परेशान थे क्योंकि वहाँ पर उस समय ठंड थी और वो इंसान जो भी चल रहा है मड्डी जिसके इम्प्रिंट्स हैं वो नंगे पैर घूम रहा है, या ओनली अ पर्सन हु इज़ होमलेस एंड वॉन्डरिंग डज सो। और वो कह रहे हैं कि इसलिए सरप्राइज थे क्योंकि एज ओनली अ पर्सन हु इज़ होमलेस, और हो सकता है कि वो होमलेस है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। इट वॉज प्रेटी कोल्ड टू मूव अराउंड बेयर फीट।
कि देखिए कौन पर्सन है जो बेयर फीट घूम रहा है और जिस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। नाउ द सेवेंथ वन, वेयर डिड द बॉयज फर्स्ट सी द फुटप्रिंट्स? बॉयज ने सबसे पहले वो फुटप्रिंट्स कहाँ देखे थे? फुटपाथ, ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस, ऑन अ बिजी स्ट्रीट, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। So they saw the footprints on the steps of the house. The correct answer is B part. Choose an option that is a synonym of word progressing. Progressing मतलब move करते हुए जा रहे हैं, तो developing, managing, gathering और moving. तो correct answer is D part. Next, pick the correct answer that describe how the boys are feeling based on the extract. कि boys कैसा फील कर रहे थे उसके बेस पर अपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। startled, frightened, sad या happy। तो यहाँ पर जो बच्चों आंसर होगा वो होगा startled, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैरान फील कर रहे थे कि ये जो बॉयज़ के ये जो फुटप्रिंट्स के निशान है वो किसके हैं। तो they were feeling startled. Okay, so next question, the last question of this worksheet. What remarkable sight did the boys witness? तो क्या remarkable sight उन boys ने witness की? क्या चीज़ उन्होंने देखा? A naked man walking in the snow. Snow में एक naked man को देखा। Fresh muddy footprints appeared in front of them out of nowhere. या फिर fresh muddy footprints देखे जो कि एकदम से कहीं से भी आ गए थे। An invisible person को देखा जिसने उन्हें हिट किया और उनके जो निशान है वहाँ पर पहुँच गए। या फिर फोर्थ, फुटप्रिंट्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द स्नोस्टॉर्म। उस स्नोस्टॉर्म में फुटप्रिंट्स थे जो वो चल रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हैरान इसलिए थे क्योंकि जो फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स जो थे वो उन्होंने वहाँ पर देखे थे। फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स इसलिए कहा गया क्योंकि उनके सामने देखते देखते ही वो फुटप्रिंट्स धीरे धीरे फेड होते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रैक्ट्स हमने रीड कर लिए और इसके बेस पे हमने जो आंसर्स थे वो भी देख लिए हैं। तो अगर आपको बच्चों कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।